नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हमारी क्लास है सी सेट की, वो सी सेट यानी कि पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यूपी पीसीएस में जो सेकंड पेपर होता है आपका, वो सी सेट अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। इसके बारे में हमने आपको सिलेबस जब समझाया था, डिटेल्स में आपको समझाया था, और मैंने आपसे कहा था कि सी सेट की महत्ता बहुत है, एक्चुअली में बहुत है। क्योंकि अगर सी सेट में अगर आप जो है मिनिमम मार्क्स यानी कि 33% अगर आप मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो दरअसल आप सी सेट में फेल हो जाओगे। और अगर आप सी सेट में फेल हो तो पेपर फर्स्ट में यानी कि सामान्य अध्ययन में भले ही आप कट ऑफ को टच कर रहे होगे, कट ऑफ को क्रॉस कर रहे होगे, लेकिन आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ऐसे स्थिति में सी सेट आपके लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। ध्यान रखिएगा कि हाल ही के दिनों में सी सेट को आयोग ने जो है टफ कर दिया है। धीरे धीरे क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस की संख्या जो है ज्यादा क्वेश्चन जो है टफ होते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां पर भी सी सेट को जो है क्या किया गया है, बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सी सेट के पीवाईक्यूज को करना प्लस जो कम्युनिकेशन का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, ठीक है, इन सारे सेक्शन को करना आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग पीवाईक्यूज को कर रहे हैं, आप लोग को पता होगा। और इस पूरे सी सेट को यानी कि जो पेपर हमारा पीवाईक्यूज का होता है 2012 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि जो मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा वो रीजनिंग और मैथ को छोड़ के बाकी जो सेक्शन रहता है आपका, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है, ये सारा मैं कराऊंगा। बाकी का सेक्शन जो होगा वो शिवम सर आपको कराएंगे पार्ट सेकंड के रूप में। ओके, तो पार्ट फर्स्ट मेरा रहेगा, सेकंड उनका रहेगा, ठीक है, वो क्लासेस उनकी आती रहेंगी, बट बाकी का जो सेक्शन है वो हम लोग करते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, चूंकि क्या है कि इसमें इंग्लिश का सेक्शन भी होता है, हिंदी का भी सेक्शन होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, तो जहां पर लगेगा कि हमें पढ़ाना है, मतलब समझाना है, वहां पर आपको समझा दिया जाएगा। बाकी जो चीजें रटने वाली होती हैं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसे मैं बस जस्ट कराता रहूंगा, आप लोग उसको देखते जाइएगा बस, है ना। इसी के माध्यम से आपका पीवाईक्यूज रेडी होता रहेगा, आपको बुक्स नहीं उठाना पड़ेगा। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पीवाईक्यूज जो है आप बुक अगर आप सी सेट की नहीं भी लेंगे तो काम आपका चल जाएगा पीवाईक्यूज का। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दरअसल 2014 का जो हमारा जो है पेपर है वो कैसा है। 2014 वाला पेपर, एक खास बात मैं इसमें आप लोग को बता दूं कि दरअसल 2014 का जो सी सेट था, इसमें थोड़ा सा खेल हुआ। खेल क्या हुआ कि 2014 में दरअसल अगर कोई अभ्यर्थी हिंदी माध्यम का रहा होगा तो उसके लिए सी सेट बहुत टफ रहा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 में दरअसल इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन जो कि ज्यादा रहता है, कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ एक किया, एक कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का किया, एक इंग्लिश का किया। जबकि अगर आप और पेपर्स को देखेंगे या 2014 के आगे के पेपर्स को देखेंगे तो देखेंगे आप कॉम्प्रिहेंशन की संख्या ज्यादा रहती है। यूपीएससी में भी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा रहते हैं, बट 2014 में इंग्लिश के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया, हिंदी के क्वेश्चन को भी कम किया गया, साथ ही साथ में जो है कम्युनिकेशन वाले सेक्शन को भी कम कर दिया गया और जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको भी कम किया गया। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था 2014 वाले में। खैर, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, अगर 3 सेक्शन भी अगर आपने अच्छे से रेडी कर लिया तो आपका सी सेट नहीं रुकेगा, यकीन रखिएगा। और बाकी थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह तो आप कर ही ले जाएंगे, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि पहला प्रश्न दरअसल हमारा क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये बेसिकली कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन, और कम्युनिकेशन के बारे में हमने बेसिक जो है फर्स्ट वाले यानी कि जब 2012 का पीवाईक्यूज कराया था, 2013 का कराया था, तो हमने कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। मैंने आपसे यह भी कहा था कि हम लोग बाद में कम्युनिकेशन की क्लास थ्योरेटिकल पोर्शन में बाद में आपको करा देंगे, वहां पर आप चीजों को बेहतर ढंग से देख लीजिएगा। खैर, अभी हम पीवाईक्यूज को देख रहे हैं तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। पहला प्रश्न है कि अंतरवैयक्तिक, ठीक है, अर्थात इंटरपर्सनल जो भी व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, यानी कि अंतरवैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा क्या होता है, प्रेरित होता है। कारण क्या है इसका कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। यह बताना है आपको दरअसल कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप इस पूरे ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें से पाएंगे कि आप जो है इसमें ए वाला भी सही है, यानी कि कथन जो ए है ये भी सही है, और जो कारण आर है ये भी सही है। और खास बात यह है कि जो आर है ये सही व्याख्या करता है किसकी, इसका, यानी कि स्पष्टीकरण देता है ए का, यानी कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अंतरवैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि इसको आप क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ओके,
इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। ओके चलो नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है, यानी कि which of the following is an example of नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटेटर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आप लोग कम्युनिकेशन वाले सेक्शन में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को जरूर देखा करिएगा, ठीक है। तो पूछा कि कौन सा नॉन वर्बल है, ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है कि जहां पर जो है रिटन फॉर्म में कोई चीज नहीं है। ऑप्शन को देखेंगे चाक्षुष संपर्क, अब हो सकता है आप इसको ना समझ पाओ कि क्या लिखा है, तो इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, आई कॉन्टैक्ट लिखा है। फिर चिल्लाना, बुदबुदाना, शब्द जाल। इसमें से पूछा क्या है कि आवाचिक संप्रेषण। आवाचिक संप्रेषण मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, यानी कि इसमें हम जो है प्रॉपर्ली रिटन फॉर्म में मतलब कुछ बोलते नहीं है, इशारे में बात होती है, ऐसा कम्युनिकेशन। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कांटेक्ट, यानी कि आंखों से बात करना एक तरीके से। कई बार आप लोग देखा होगा सामने कोई बैठा होता है, आप भी बैठे होते हो, और जो है फोन नंबर जो है एक्सचेंज हो जाता है, बिना बात किए हुए फोन नंबर क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये क्या है, ये कैसा कम्युनिकेशन है, ये चाक्षुष संपर्क है, दैट्स कॉल्ड आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है कि आप कुछ बातचीत करते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, बावजूद इसके क्या होता है, सामने वाला आपकी भावनाओं को आपके माध्यम से, आंखों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से क्या होता है, समझ लेता है, और आप नंबर क्या करते हो, एक्सचेंज कर देते हो या कुछ भी कर लेते हो। दैट्स एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया आपको। ओके चलो, इशारों में बातें करना इसको कहते हैं, ठीक है। खैर नेक्स्ट, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। कूट लेखन का मतलब क्या हुआ, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स, यानी कि जो इनकोड होता है, इनकोडिंग जो होती है, इनकोडिंग जो होता है उससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, या संकेतों को सांख्यिकीय आवेगों में परिवर्तित करना, या संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना, या मनोबल निर्माण करना। तो इसका बेसिकली जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, इनकोडिंग जो होता है, क्या ये जो होगा आपका कूट लेखन, यानी कि इनकोडिंग जो आपका होगा, ठीक है, इनकोडिंग, इसमें क्या होगा बेसिकली हम वर्बल एंड नॉन वर्बल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वर्बल और नॉन वर्बल को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, यानी कि इनकोड करेंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संकेतों को तंत्र के आवेगों में परिवर्तित करना, ठीक है, समझना कि क्या है ये बेसिकली। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम लोग। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं, संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट। ये देखो, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं, जिसे कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक, दोनों इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्या इसमें प्लस कर दीजिएगा, एवं मनोवैज्ञानिक, या फिर इसमें सांस्कृतिक भी ऐड ऑन कर सकते हो आप, सांस्कृतिक प्लस ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि संप्रेषण के संदर्भ में जो संप्रेषण के संबंध में जो संदर्भ है वो बेसिकली वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण या सांस्कृतिक या हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक जो है संदर्भ को प्रस्तुत करता है। ओके, बी ऑप्शन। चलिए, यानी कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर कन्वर्सेशन, ठीक है, बातचीत। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है, एक पेल्ज प्रभाव होता है कम्युनिकेशन में, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, या फिर कनिष्कों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिता की मांग को, या न्यून उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेल्ज प्रभाव में बेसिकली क्या होता है, क्या पेल्ज प्रभाव जो होता है, ठीक है, ये शायद 1952 में अप्रॉक्स ये थ्योरी आई थी। पेल्ज प्रभाव में क्या होता है, जो प्रबंधक होता है, ठीक है, जो प्रबंधक होता है वो प्रबंधक बेसिकली क्या होता है, जो उसके कर्मचारी लोग होते हैं उनसे एक प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और वहां पर उसको क्या करता है, बेहतर ढंग से चलाने का काम करता है, यानी कि वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, बेहतर ढंग से हो जाता है। पेज प्रभाव में बेसिकली यही होता है। ओके चलो नेक्स्ट है कथन और कारण, फिर इसमें है
आपको बताना है कौन सा सही है कोटों में। तो संप्रेषण के नियामक नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या है? कथन है। कारण क्या है? संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन क्या है? आवश्यक है। क्या है? संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन क्या है? आवश्यक है। तो इसमें से जो ऑप्शन अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो ऑप्शन बी है, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अर्थात संप्रेषण में यानी कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन आवश्यक है, क्योंकि कथन क्या है? संप्रेषण के नियामक नियम हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि ये दोनों सही हैं। और आर जो है अर्थात जो कारण है वो कथन का क्या है? सही स्पष्टीकरण देता है। ये इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी वाला, यानी कि बी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित होते हैं। कौन से ऐसे दो स्किल्स हैं जो एक जो एक्सेप्टर होता है, जो श्रोता होता है, उसके लिए जरूरी होता है? कौन से दो कौशल होते हैं बेसिकली, ये आपसे पूछा है। तो इसमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे कि ए ऑप्शन क्या है? ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, अर्थात मतलब एक कंसंट्रेट रहना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यानी कि ए पे अटेंशन एंड टू प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, या ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना, या ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचों से अनुक्रिया, या एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना तथा सकारात्मक समालोचना प्रदान करना। डी वाला। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूथ की बुक उठाओगे तो वहां पर ए ऑप्शन सही दिया गया है, घटनाचक्र को उठाओगे तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही दिया गया है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टेंशन। अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, भाई क्या लिखा है? एक अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित है। कौन से दो कौशल हैं? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो अब आप एक अच्छा जो कम्युनिकेशन कब होगा, अच्छी बातचीत कब होगी हमारी, ठीक है, जब आप हम अटेंशन रखोगे पूरा प्रॉपर तरीके से, मेरे पर ध्यान केंद्रित करोगे, आपका अटेंशन मेरे पर रहेगा। एक बात, ठीक, क्या अटेंशन आपका रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? पहला क्या रहेगा? देखो अटेंशन है, ATTENTION, अटेंशन, ठीक, यानी कि आप मेरी बात को प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हो। देखो फोकस आप मेरे पर हो, एक बात, ठीक। दूसरा, आप मेरी बात को सुन पा रहे होगे तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ चीजें और आएंगी, तो क्या करोगे? फिर उसके अकॉर्डिंग आप सुनोगे, समझोगे, फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर अगर आप मेरे सामने होगे तो क्या करोगे? कुछ फीडबैक मुझे दोगे कि नहीं सर क्लास अच्छी थी, सर क्लास बढ़िया थी, सर क्लास में ये कमी थी। तो क्या करोगे? फीडबैक आप मुझे दोगे। क्या दोगे? फीडबैक दोगे। क्या दोगे? फीडबैक दोगे। तो यानी कि आपका अटेंशन मेरे प्रति होगा और फीडबैक फिर दोगे, यानी कि ध्यान दोगे मेरी तरफ, और प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। प्रतिपुष्टि की इंग्लिश क्या होती है? फीडबैक। तो ये दो चीजें होंगी, यानी कि एक श्रोता, एक अच्छे श्रोता बनने के लिए श्रोता अच्छा, अगर खराब श्रोता हो तो क्या करोगे? तो ना तो आपका टेंशन मेरे प्रति होगा और ना ही आप मुझे फीडबैक दोगे, आप अनर्गल चीजों पर ध्यान दोगे, कहीं कुछ रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, कहीं कुछ रहेगा। और अगर एक अच्छे श्रोता नहीं हो तो प्रॉपर फिर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं भले ही अपने लेक्चर को डिलीवर करूं आप तक, लेकिन अगर आप उसे सुनोगे ही नहीं तो फिर हमारा कम्युनिकेशन आपके साथ कैसा हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो एक अच्छा श्रोता बनने के लिए जो है अटेंशन और फीडबैक दोनों होना क्या है? आवश्यक है। ध्यान रखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि जो भी एक्सेप्टर होता है, जो भी सुनने वाला होता है, श्रोता जो होता है, ठीक है, एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी तकनीक है वो? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए परिस्थिति का वर्णन करना, या चिंता व्यक्त करना, या वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में क्या करना? व्यक्त करना। यही वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि वक्ता, यानी कि जो बोल रहा है, ठीक है, उसके शब्दों को अन्य शब्दों में क्या करना? व्यक्त करना, उसको समझना, ठीक प्रकार से अच्छे तरीके से समझना, ठीक है, फिर उस पर कुछ रिएक्ट करना। ये सारी चीजें क्या होंगी? ये एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, मतलब ओवरऑल उसे समझना सही तरीके से, ठीक है, अलग अलग चीजों को ब्रेक करते हुए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संदेश होता है, ठीक है, यानी कि जो मैसेज होता है वो होता है, क्या होता है मैसेज? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से क्या हो? ऊपर हो, ठीक, बिल्कुल सही बात है। एक अस्पष्ट संकेत बिल्कुल नहीं होगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अस्पष्ट कैसे होगा? एक गुड्डू मुड्डू उद्दीपक, ठीक है, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी?
कन्फाउंडिंग स्टिमुलस, ठीक है। अब ये भाई साहब हिंदी खतरनाक वाली लिखी है, क्या ही लिखा है। अब ऐसे अगर हिंदी लिखेगी, लिख के आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आयोग को कहोगे भाई साहब मैं जो है चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं, या मैं फांसी लगा लूं कि तुम फांसी लगा लो, क्या ही है। आयोग की लीला जो है ना अपरंपार है, लेकिन क्या कहा जाए, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मुझे खुद पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अब सोचो, है ना, तुम इतना खतरनाक लिख दोगे, तुम इंग्लिश भी खतरनाक लिख दोगे, हिंदी भी खतरनाक लिख दोगे, अब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या ही होगा फिर। खैर कोई बात नहीं, बट इसका संदेश बेसिकली क्या होता है, एक सुस्पष्ट संकेत होता है, ठीक है, जो कोलाहल स्तर से क्या होता है, ऊपर होता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मैसेज क्या होता है, यानी कि उसमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है मैसेज में। मैसेज एग्जैक्ट यानी कि जहां से निकलता है, यानी कि जहां से जाते ही बात, जो भी वक्ता होता है बोलने वाला, और जो है सुनने वाले पर, श्रोता पर सीधे तौर पर वहां पर जाता है और प्रॉपर कम्युनिकेट हो पाता है। मैसेज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दैट मींस एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से क्या हो, ऊपर हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट है प्रभावी श्रवण समावेश करता है किसको, प्रभावी यानी कि इफेक्टिव जो लिस्टनिंग होती है वो किसको इंक्लूड करती है, ठीक है। तो इफेक्टिव लिस्टनिंग जो है, दरअसल ऑप्शन नंबर इसका अगर सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को, यानी कि प्रभावी श्रवण जो होता है, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका हो रहा है सही, यानी कि अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को, ठीक है। कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या, कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रभावी श्रवण इसी को बोलते हैं, इफेक्टिव लिस्टनिंग इसको बोलते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट है, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को क्या करना है, आपको चुनना है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि इसमें से क्या सही होगा। इसमें से अगर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो पहला तो हो जाएगा आपका क्या, संदेश, ठीक, क्या हो जाएगा, संदेश, यानी कि ये हो जाएगा। एक हमने इसको इधर लिख दिया, ठीक। इसके अलावा जो क्या हो जाएगा फिर एक के बाद क्या आ जाएगा, बेसिकली दो आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें बेसिकली फिर क्या होता है, संदेश के बाद क्या होता है, माध्यम होता है इसमें, ठीक है, माध्यम होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसको भी आप इसको बाद में लिखना, ठीक है, माध्यम होता है। माध्यम के बाद बेसिकली क्या होता है, आप बताइए। माध्यम के बाद, माध्यम मतलब इसको कोलाहल बोलते हैं, माध्यम यानी कोलाहल, ठीक, कोलाहल यानी कि दो, ये हो जाएगा दो, इसको कर लिया हमने, ठीक है। चलो इसके अलावा फिर क्या हो जाएगा, आप सोचो कि इसमें क्या होगा, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ अंग क्या हो जाएगा, फिर बेसिकली हमारा हो जाएगा संदेश प्रापक, क्या हो जाएगा, संदेश प्रापक, दो के बाद संदेश प्रापक यहां पर आएगा, संदेश प्रापक, संदेश प्रापक, ठीक। और फिर आएगा पुनर्निवेश, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा संदेश, फिर क्या हो जाएगा हमारा माध्यम या कोलाहल, ठीक है, माध्यम या कोलाहल, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा संदेश प्रापक, और फिर क्या हो जाएगा, पुनर्निवेश, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो, यानी कि संदेश हो जाएगा। फिर तीन, यानी कि तीन यानी कि क्या, कोलाहल, ये देखिए माध्यम कोलाहल हो गया, ठीक है। और फिर एक यानी कि पुनर्निवेश, क्योंकि संदेश प्रापक तो इसमें बीच में है ही नहीं कहीं पर, तो उसके बाद क्या आ रहा है, पुनर्निवेश आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका दो, तीन और एक, क्या, दो, तीन और एक। अच्छा इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, संदेश फिर माध्यम यानी कोलाहल, संदेश प्रापक, इसे क्या कर लीजिएगा, संदेश प्रापक हो जाएगा, और ये फिर पुनर्निवेश, यानी कि इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है।
तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 1। क्या 2 फिर 3 फिर 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसके बीच में, दरअसल इन दोनों के बीच में हम जो है क्या यहां पे नहीं था, मेंशन नहीं था, संदेश प्रापक यहां पर मेंशन नहीं था, संदेश प्रापक, संदेश प्रापक, ठीक, बस तो हो जाएगा सही। समझ आ गई बात, इसको ध्यान रखिएगा, संदेश माध्यम यानी कोलाहल, संदेश प्रापक और पुनर्निवेश, ठीक है, एक इसमें नहीं दिया गया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने की समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है, उसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन रूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन रूल्स, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही, अर्थात संप्रेषण नियम इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा इस पूरे पॉइंट को, ताकि अगर कभी इससे दोबारा फिर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको याद रखिएगा कि दरअसल कम्युनिकेशन जो रूल्स होता है वो किसे कहते हैं, तो ऊपर जो पॉइंट मेंशन है वही है ऊपर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण अर्थात इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या है, बेसिकली समझने में अवरोध को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नीति शास्त्र कैसे अवरोध करेगी, बैरियर्स का काम करेगी, बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक। ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, नीति शास्त्र ईमानदारी में बाधा तो उत्पन्न कर सकता है, नीति शास्त्र तो भाई नैतिक चीजों को बढ़ाता है, मूल्यों को बढ़ाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। विचारने योग्य नहीं है, ये भी गलत आंसर है, ऐसे कैसे नहीं विचारने योग्य भाई, नीति शास्त्र एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो ये भी नहीं होगा। और यह है विचारने योग्य है, यानी कि ये डाला डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एथिक्स क्या है, बेसिकली क्या है, विचारने योग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एथिकल चीजें का होना क्या होता है, जरूरी होता है कम्युनिकेशन में, नहीं तो फिर वो कम्युनिकेशन घटिया किस्म का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब सूची दे रखी है, और सूची सेकंड यानी कि नकारात्मक निजी व्यवहार इधर दे रखा है और कारण है, ठीक है, यानी कि निजी व्यवहार, नकारात्मक निजी व्यवहार है ये, ठीक है, और उधर कारण है, आपको मैच करना है कि किससे क्या इसके मैचिंग होगी, ठीक है। ए ऑप्शन है गले के पीछे एक हाथ रखना। कई बार क्या होता है, गले के पीछे आप हाथ रख लेते हो या फिर पीछे खुजाने लगते हो, इसका मतलब क्या, कारण क्या है इसका, तो इसका कारण अगर आप देखेंगे, ढूंढेंगे तो पाएंगे कि इसका मतलब होता है असहमति व्यक्त करना। जब भी कभी आप जो है बैठे हो, सामने वाला कुछ बात कर रहा हो, आप बैठे हो, सामने वाला आपसे कुछ कह रहा हो, बात कर रहा हो, और आप पीछे जो है गले पे हाथ रख लिया, कैसे पूछे, कुछ खुजली करने लगे, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी असहमति है, मतलब आप उस पर प्रॉपर तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो रही, आप उससे जो है इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स असहमति, ठीक है। चलो, यानी कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आंखें सिकोड़ना का मतलब क्या हो जाएगा, आंखें सिकोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, आंखें सिकोड़ने का मतलब हो जाएगा कि जो है आपकी अस्वीकृति है, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 3, अस्वीकृति है, आंखें सिकोड़ना मतलब ऐसे ना, कभी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आंखें सिकोड़ लेते हो, मतलब नहीं भाई मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बिल्कुल अस्वीकृति है मेरी, इसमें हाँ ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अस्वीकृति हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन देखो, नाक सहलाना, कई बार क्या होता है नाक सहलाने लगते हैं, उसका मतलब क्या हो जाएगा, नाक सहलाने का मतलब हो जाएगा कि जो है अतिशयोक्ति हो रही है, और चश्मा उतार कर नीचे रख देना मतलब नहीं सुनना है। कई बार क्या होता है, मैसेज वगैरह आपकी बातें सुनना और स्पेक्स को निकाला रख दिया, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपकी बात को दरअसल सुन ही नहीं रहा। कभी कभी यह बात आप लोग देखे होंगे कि ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं, अरे यार ऐसे करके ऐसा रख देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे उनकी बात पे, राइट। तो क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, फिट बैठ रहा है, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको नोट कहीं कर लीजिएगा, हो सकता है रिपीटेड फॉर्म में ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, 2013 वाला में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। पसंदगी देखो कितना बढ़िया शब्द है, पसंदगी है ना, कभी कभी
और भी कुछ खास शब्द आप सुनते होंगे। तो पसंदगी जानी जाती है, कैसे जानी जाती है, यानी कि ये जो है बेसिकली ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही है, यानी कि सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, यानी कि दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। किस रूप में? सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। अर्थात ये जो सामाजिक तुलना सिद्धांत है, इसमें क्या करते हैं, कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, स्वमूल्यांकन करता है और उसके आधार पर जो है चीजों को करता है, ठीक है। तुलना के आधार पर क्या करता है, अपनी सेल्फ एनालिसिस करता है ना, अपनी चीजों को देखता है वो। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में होगा। हम किसी से कंपेयर करते हैं, फिर अपना हम स्वमूल्यांकन करते हैं, कंपेयर करके स्वमूल्यांकन करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड तुलना सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र की परिस्थिति भी अभी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। देखो ये समझना ध्यान से, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। कोई एक खास प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस में क्या हो रहा है कि यहां पर स्थिति जो है क्या है, बहुत ज्यादा क्या तनावपूर्ण है, बहुत तनावपूर्ण है। स्थिति कैसी है, तनावपूर्ण है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या कह रहा है, व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें, ठीक, आसपास के लोग हैं, यहां पर बहुत सारे घर हैं बने हुए, और इनसे अनुरोध किया गया है कि सभी लोग क्या रहें, अपने घरों में रहें, सभी लोग अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहें। क्यों रहें? क्योंकि यहां की स्थिति क्या, इस खास कोई एरिया है, यहां पर स्थिति सही नहीं है, हो सकता है यहां पर कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, दंगा हो गया हो, सांप्रदायिक दंगे हो गए हो, कुछ ऐसी बातें हैं, तो अनाउंस किया जा रहा है कि भाई साहब सभी लोग घरों में रहें, अभी स्थिति तनावपूर्ण है, ठीक है। तो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है जिसमें से आपको बताना है फिर कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं। सिंपल सी बात है भाई कि अगर स्थिति तनावपूर्ण है तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि कुछ घटनाएं तो घटित हुई होंगी, चाहे सांप्रदायिक दंगे हुए होंगे, चाहे एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, डैम श्योर है। इसके अलावा लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, भाई सिंपल सी बात है, लोगों को घरे में रहने के लिए कहा गया है, दैट मींस लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। भाई दफ्तर, भाई घर में अगर है तो दफ्तर कैसे जाएंगे, सिंपल सी बात, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तीसरा क्या है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, यह है पूर्वानुमान है। अब बताओ, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई साहब स्थिति तनावपूर्ण है, लोग अपने घरों में रहें, दफ्तर नहीं जाएंगे, इसका मतलब यह है कि अभी स्थिति विकट है, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो ही नहीं सकता है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगर जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाने की संभावना होती तो ये क्यों कहा जाता कि लोग अपने घरों में रहें और दफ्तर नहीं जाएंगे? इसका मतलब यह है कि सामान्य स्थिति अभी फिलहाल नहीं होने वाली है। दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, राइट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड ही क्या है, अंतर नहीं था इसमें, बाकी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है क्या हो जाएगा, नहीं होगा इसमें। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? आ गया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में किसी न्याय दर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं, अगर आप जो है पढ़ेंगे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तो पाएंगे कि इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक, यानी कि प्रतिनिधित्व स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक, यानी कि रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि प्रतिनिधित्व स्वतः शोध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी इंग्लिश आप लोग एक बार क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ओके, ये थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें कुछ समझाना नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? ये इसको बोलते हैं पुतला का तर्क। क्या बोलते हैं? पुतला का तर्क, ठीक है। हिंदी भाई साहब देखो क्या खतरनाक है, ठीक है। यानी कि द स्ट्रेवैम आर्गुमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पुतला का तर्क, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं। कोई प्रबंधक है, निर्णय लेता है, ठीक है,
उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर का क्या करना है, आपको चयन करना है। बेसिकली आपको बताना है कि क्या होगा इसमें सही उत्तर इसका। ओके, चलो क्या क्वेश्चन है कि किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या? एक है समस्या को परिभाषित करना, ठीक। दूसरा, प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, ठीक है। सी, संभावित विकल्प का विकास करना, ठीक है। और एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। ये चारों एक ही क्रम में आएंगे। क्या? चारों एक ही क्रम में आएंगे, एग्जैक्ट। यानी कि ऑप्शन क्या बनेगा इसका? 1, 2, 3 एंड 4। और अगर आप इधर ऑप्शंस को देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो आप पाएंगे कि ऑप्शंस में 1, 2, 3 एंड 4 कोई ऑप्शंस नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली 2014 में 1900 ये जो क्वेश्चन है आपका डिस्प्यूटेड था, यानी कि ये उत्तर गलत माना गया था। ओके, तो इसमें ऑप्शन आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक ई ऑप्शन कर लीजिए अपने तरफ से और 1, 2, 3 एंड 4 कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये एकदम सही क्रम में है। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 होगा, लेकिन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं है। दैट मींस ये रॉन्ग है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। दैट्स कॉल्ड ई ऑप्शंस। ई ऑप्शंस खुद से कर लीजिएगा। ओके, ये क्रम सही है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपसे अगली बार पूछ ले। ठीक है, तो ये क्रम क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, क्या कहलाती है? यह आपको बताना है दरअसल। तो यह कहलाएगी क्या? डेल्फी तकनीक, एक निर्माण क्रम या मस्तिष्कीय झंझायन या भुगतान विश्लेषण। आपको यह बताना है कि निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, यह क्या कहलाएगी? बताइए फटाफट। अब इसमें भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें मस्तिष्क झंझायन होगा, सी वाला, लेकिन ऑप्शन इसमें क्या दिया गया था? एक निर्णय क्रम दिया गया है, तो बी वाला इसको कर लीजिएगा राइट। बट इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, मस्तिष्क झंझायन होना चाहिए। ठीक है, बट ऑप्शंस में शायद ये वहां पर यूथ में ए दिया है, बी वाला एक निर्णय क्रम दिया है। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक के प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना कौन नहीं है? कौन सी कौशलपूर्ण योजना नहीं है, यह आपको बताना है। क्या? निम्नलिखित में से एक को छोड़ करके सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के लिए वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन सी है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के निर्णय लेने के लिए जो है क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नई बातों को करने के लिए तैयार करना नहीं होगा, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, ठीक, या गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है बेसिकली अपने ऊपर क्या करना है, आपको निर्भर रहना है। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या समाधान करने में सहायता करता है, इसको क्या बोलेंगे? मस्तिष्कीय झंझायन होंगे बोलेंगे, डी ऑप्शन। वैसे बोला सही था, वैसे अगर आप देखेंगे जो भी हमने क्वेश्चन किया था वैसे बी वाला ही सही होगा। इसको आप कट कर लीजिएगा, छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली बी वाला ही क्या है, सही हो, एक निर्णय क्रम, इसमें यही वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ही सही रहेगा। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मस्तिष्कीय झंझामन, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे, ये मस्तिष्कीय झंझायन बोलेंगे इसको। इसमें क्या होता है कि चीजें जो है क्या होती हैं, एक वैकल्पिक जो विचार उत्पन्न होता है उसमें से जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, जब कई विकल्प होते हैं तो उस समय ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक जो होती है उसके थ्रू हम लोग एक चीज को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है कि एक ऐसा सामूहिक प्रयास है, इसमें क्या होता है, जो है सामूहिक प्रयास होता है, इसमें कई लोग होते हैं और विकल्पों को चुनना होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, एक विकल्प को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। तो पूछा है ना, कहा है ना कि एक सामूहिक प्रयास है, क्या है ये? एक सामूहिक प्रयास है
जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मस्तिष्क के झंझायन, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हिंदी का पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक ही कॉम्प्रिहेंशन था इस बार, देखते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। मैं पढ़ रहा हूं, फिर हम लोग इसके उत्तर को देखेंगे बेसिकली। ठीक है, चलो। मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक समस्या किसकी है? शरीर की है, जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती हैं, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, वैमनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण की शिकार होता है। इस समस्या का समाधान ना तो रोटी और वस्त्र, ना मोटर और महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। इसको पॉइंट याद रखिएगा, क्या कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व क्या शारीरिक और समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसी से उस समस्या अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा है जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों-ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया, त्यों-त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए। यहां तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहां तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें। किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्या कि विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। ये ना सोचो कि विज्ञान आ गया तो सब दूर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विषण और अशांत है, तथा उतना ही अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। एतयो चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई है कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि एतयो चिंतकों का, यानी कि जो थिंकर्स हैं, वो कह रहे हैं कि एतयो चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई है कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। यानी कि अगर सोचो कि विज्ञान प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर लेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती है, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा भी घटती जाती है। ओवरऑल विज्ञान के बारे में बताया गया है। कंक्लूजन है कि विज्ञान से अगर आप सोचते हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, विज्ञान से सब कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। कितने क्वेश्चंस का? 23 नंबर से लेकर के 26 नंबर, यानी कि 23, 24 और 25, 26 4 क्वेश्चंस का, इसको इसी के आधार पर आपको आंसर देना है। मैंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन बड़े होते हैं, इसके उत्तर आप सही ढंग से कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि अगर आप ठीक ढंग से इसको करेंगे तो ही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको फटाफट। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है? सिंपल सी बात है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था प्रयोगशाला में परीक्षण पर आधारित है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्रयोगशाला के परीक्षण पर आधारित है। ठीक है, यहीं पर कहीं पर होगा। अब आप लोग इसको देख लीजिएगा कहां पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विज्ञान की सीमा क्या है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो क्या है ऑप्शन की सीमाएं? इसकी सीमाएं क्या हैं? वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता, ये इसकी सीमा है। अगर आप ये सोचो कि विज्ञान के माध्यम से आप पूर्ण संतोष को प्राप्त कर लोगे, पैराग्राफ में ये बात मेंशन थी कि आदमी जो व्यक्ति है आज का, वो जो है क्या है, वो सोच रहा था कि हम खुश हो जाएंगे, विज्ञान की प्रगति ने सब कुछ दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी क्या है, उसकी सीमाएं हैं, वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता। यानी बाहरी रूप से तो वो खुश है, लेकिन अंदर से, अंतर मन से वो संतुष्ट नहीं है। पैराग्राफ में यह बात मेंशन थी। ठीक है, इसको आप लोग ए ऑप्शन का क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार, यानी कि जो पैराग्राफ दिया है उसके अनुसार क्या है, विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्या दूर हो गई है? नहीं दूर हुई है, बिल्कुल नहीं दूर हुई है। ठीक, दूसरा, मानव समाज आज
अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है। क्या उपयुक्त पैराग्राफ में यह बात लिखी गई है? नहीं लिखी गई है, यानी कि यह भी नहीं होगा। सी, जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी आज वह सब क्या है? सुलभ है। ठीक है, यह भी नहीं होगा। ठीक है, डी है, मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, यही वाला होगा। यानी कि गद्यांश के अनुसार ये वाला फिट बैठ रहा है ऑप्शन, यानी कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स साइंस के माध्यम से शॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो दरअसल ऐसा नहीं है। ये बात इस पैराग्राफ में क्या है? मेंशन है। और अगर हम इस पैराग्राफ से हटके सोचें तो भी आप ये पाएंगे कि दरअसल विज्ञान से हम जो है खुश नहीं रह सकते हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जितनी ज्यादा खोज हो रही है, जितनी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, हम उतना ही दुखी होते चले जा रहे हैं, जैसा मुझे लगता है। मुझे लगता है शायद पहले लोग ज्यादा खुश थे प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आज हर इंसान फोन में व्यस्त है, आज हर इंसान टीवी और चीजों में व्यस्त है, बात करने में व्यस्त है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। तो विज्ञान की खोज तो ऐसा होना चाहिए था ना कि हम एक दूसरे के नजदीक आए, लेकिन होता क्या है कि हम एक दूसरे से नजदीक नहीं बल्कि हम एक दूसरे से और दूर होते चले जा रहे हैं। कहीं किसी टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो कहीं कंप्यूटर के आगे बैठे पड़े हैं बिना मतलब के, है ना। पहले कुटीर उद्योग हुआ करते थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े मशीनें हैं, हम उस पर लगे पड़े हैं। किसके लिए? आत्मिक सुख के लिए। लेकिन क्या वो आत्मिक सुख आपको मिल रहा है? नहीं, हम और फंसते चले जा रहे हैं, और फंसते चले जा रहे हैं। खाओगे 2 रोटी, सिंपल सा चावल दाल, ठीक है, सिंपल एक जगह से आने के लिए सिंपल सी गाड़ी, सिंपल सी कार होना चाहिए, लेकिन नहीं, चाहिए तो फॉर्च्यूनर चाहिए, चाहिए तो वो चाहिए, चाहिए तो फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी, हर मिनट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं और फिर भी हम अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, खैर वो तो एक अलग बात हो गई। ओवरऑल अंतर मन से खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? यानी कि जो प्राचीन के लोग थे, मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? यह भी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो चिंतक थे प्राचीन के लोग, उन्होंने क्या कहा था कि वह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। ऐसा नहीं था। ठीक, वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। यह भी लाइन हमने पैराग्राफ में पढ़ी थी लास्ट में। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो बी, यानी कि वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो शायद 3rd या 4th लाइन में था हमारे। ये देखो, ये मिल गया। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। बस यही पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, 26 तक हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी आप लोग ना प्रैक्टिस खूब करना। इसीलिए मैं कह रहा था पीआरटी सीसैट का कर तो रहे हम लोग, लेकिन इसकी प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, आप उत्तर देखते रहो, पढ़ते रहो, नोट डाउन करते रहो, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस इसकी जरूर करना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब हिंदी पे आ गए हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास और आप लोग 2-3 चीजें आप लोग रेडी कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं, यहां पर नोट डाउन कर दे रहा हूं। एक हिंदी में, एक आप लोग रेडी कर लीजिएगा समास। ठीक है, प्रश्न बहुत आते हैं समास से। एक प्रश्न हर हाल में एक प्रश्न आया ही आया है, और दूसरा एक प्रश्न जो है सीसैट से आया है संधि का। एक प्रश्न इस बार 2014 में नहीं आया था, लेकिन समास से 2013 में भी एक प्रश्न था और 2012 में भी एक प्रश्न था। ठीक है, और संधि से भी एक प्रश्न थे, लेकिन 2014 में संधि से एक प्रश्न नहीं है, समास से लेकिन है। तो हिंदी में समास और संधि, ये 2 आप लोग जरूर रेडी कर लीजिएगा हर हाल में। ओके, ये मुख्य विषय। बाकी तो आप लोग जो है छोटी छोटी चीजें हिंदी में तो जानते ही होंगे। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब चीजें तो आप का वर्ग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन संधि और समास तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और इंग्लिश में क्या कर लीजिएगा? इंग्लिश में आपको बेसिकली जो आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं उसको कर लीजिएगा, और जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ओके, 2 सेक्शन आपको करने रहेंगे। इसको आप रेडी कर पाओगे तभी आप इंग्लिश के 3-4 क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो छूट जाएगा आपके। हिंदी के भी दो छूट जाएंगे और इंग्लिश के भी 3-4 छूट जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो आजन्म नहीं है, बाकी सभी हैं। अब तत्पुरुष समास क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैं फिलहाल अभी यहां पर नहीं बता रहा हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना? बिल्कुल नहीं।
सहनशीलता की सीमा टूट जाना, बिल्कुल राइट आंसर है, यही हो जाएगा। ये सब होगा ही नहीं। अच्छी प्रकार से सिर धोना, ये कौन से लॉजिक हुआ भाई साहब? डूबने से बच जाना, ना बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सिर से पानी गुजर जाना। अरे भाई साहब बस अब तो हो गया, सिर से पानी गुजर गया, यानी कि सब्र का बांध टूट जाना, यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऐसा इसको बोलते हैं। तो बी इसका सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि अपोजिट ग्रस्त का क्या होगा? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, कई बार आर यार वाले ध्यान दें सब बातों को। तो ये हो जाएगा ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और सुप्त का क्या हो जाएगा? सुप्त का क्या हो जाएगा? सुप्त का हो जाएगा जागृत, क्या? जागृत। और ग्राह्य का क्या हो जाएगा? ग्राह्य का क्या हो जाएगा? त्याज्य, क्या? त्याज्य। और लुप्त का व्यक्त। बस हो गया, सुप्त का जागृत, लुप्त का व्यक्त, ग्राह्य का त्याज्य और ग्रस्त का मुक्त, बस हो गया। चलो नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? यानी कि तद्भव नहीं, यानी कि तत्सम है। कौन सा ऐसा शब्द है? तो पत्ता तद्भव है, हाथ भी तद्भव है, अंधेरा भी तद्भव है। क्या बच रहा है? तस्कर बच रहा है। तस्कर क्या है? तत्सम है इसमें, ठीक। तो पत्ता, अगर अब हम इसके तत्सम को देखेंगे तो पत्ता का तत्सम क्या हो जाएगा? पत्ता का पत्र हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा, और अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? बहुत बार आपके एक वनडे एग्जाम पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कई बार पूछता है। तो सिंपल सी बात है, अलमारी किसका शब्द है? पुर्तगाली का है, बस काम खत्म। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? कौन सा एक शब्द नहीं है? तो विदेह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विदेश में स्पेस कर लीजिएगा, विदेह नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? ये ब्राह्मण पक्षी दांत हैं, विदेह क्या है? नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऐसे कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, आपको बताना है शुद्ध कौन सा शुद्ध है, ठीक है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, लगी रहा गलत है, नहीं होगा, ठीक। कट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। संपूर्ण देश भर में गलत है, ऐसा नहीं होगा। संपूर्ण देश भर, देश ऑलरेडी अपने आप में बहुवचन है, अपने आप में, ठीक है। देश भर संपूर्ण हो गया, फिर देश भर गलत है, सेंटेंस नहीं सही होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ऐसा नहीं, गलत है ये भी। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यानी कि कृपया जो है पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। कौन सी ऐसी वर्तनी जो इसकी वर्तनी क्या है? शुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें से अत्यधिक जो शब्द है वो सही है, बाकी अधीन का, ये अधीन है, इसका अधीन होगा। व्यवहारिक का, इस पे क्या हो जाएगा? व्यावहारिक हो जाएगा, इस पे जो है बड़ा की मात्रा जाएगी। और मिष्टान का ये हो जाएगा मिष्टान, मिष्टान ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। और ये व्यावहारिक हो जाएगा, व्यावहारिक ऐसा होगा ये, ठीक है। बाकी ये सही लिखा है, अधीन का अधीन हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मरीच, रश्मि, पुष्कर या दीप्त। तो इसमें से पुष्कर जो है क्या हो जाएगा? पुष्कर जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुष्कर जो है दरअसल तालाब का पर्यायवाची, किसका? तालाब का, ठीक। बाकी जो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या लिख रहा है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है उसमें बेसिकली क्या होता है? किसी और से कार्य करवाया जाता है, कर्ता के द्वारा किसी से कार्य करवाया जाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, क्या राम क्या करता है? किसी और से पत्र लिखवाता है। तो ये
प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें दूसरे से कार्य करवाने के लिए कहा जाता है। ओके, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। शायद इसको आप लोग पहली बार देख रहे होंगे आई थिंक, बट आप ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस रहे तो तुरंत प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, यानी कि आयो शब्द कहां बोलाता है। बेसिकली भोजपुरी का वर्ड है ये, अवधि का है, व्रज का है, खड़ी बोली का है। तो आयो शब्द बेसिकली व्रज में बोलाता है, ब्रज भाषा है ये क्या। और जो ब्रज भाषा है बेसिकली कहां कहां बोली जाती है। ब्रज भाषा बेसिकली आगरा हो गया, आपका इटावा हो गया, एटा हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया, कुछ एरिया उधर आपका क्या कासगंज का हो गया, और बरेली का सम ऑफ एरिया बरेली हो गया। ये सब एरिया क्या है, ब्रज वाले एरिया है, ठीक है, बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूक का विलोम क्या है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। मूक का वाचाल होता है, क्या नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल भाई साहब कर ले जाओगे। चलो, और अल्पभाषी का ये सब बाकी आप कर लीजिएगा, विलोम। चलो नेक्स्ट है, अब हम लोग आ गए हैं किस पे, इंग्लिश पर। अब सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, और इंग्लिश के क्वेश्चन भर भर के दिए थे 2014 वाले में, ठीक है। अगर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी रहे होंगे तो उनको दिक्कत हुई होगी थोड़ा सा, ठीक है। या तो वो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन बाकी सेक्शन उनका अच्छा रहा होगा, हिंदी अच्छी रही होगी तब तो ठीक रहा होगा, प्लस रीजनिंग अच्छी रही होगी, नहीं तो 2014 वाले में खासकर मानविकी विषय वालों को दिक्कत हुई होगी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो आइए पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे बेसिकली, ठीक है। देखो, और 39 to 43 तक आपको इसके आंसर देने हैं, यानी कि 39, 40, 41, 42, 43 तक। चलो बहुत आसान पैराग्राफ है ये, बहुत टफ नहीं है, इजिली आप लोग लिख जाएंगे, ठीक है। चलो, द ग्रेट ड्रॉवर्क ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज दैट इंटायर फोकस इज ऑन मेकिंग यंग चिल्ड्रंस ए स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ड्रॉबैक है कि दरअसल हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसमें क्या हो रही है, स्टोरेज की जाती है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं का संकलन केवल किया जाता है, ठीक है। दे आर गिवन ए लोड ऑफ बुक्स टू कैरी ऑन देयर बैक्स एंड cram the information stored in them. There is no emphasis on creativity and personality development. They are not taught how they can be Nobel souls like Gandhi ji, Rabindranath Tagore, C.V. Raman, Satyendra Nath Bose, Swami Vivekanand and other Indian greats. They are taught the lessons of material gain. क्या मटेरियल गेन की बात करते हैं आज का जो एजुकेशन सिस्टम है। दे आर कॉज्ड टू स्टडी इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑन विग हाउस ए लग्जरियस कार एंड हैवी बैंक बैलेंस। ओवरऑल इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली वो क्या है, मटेरियलिस्टिक है, यानी कि भौतिकतावादी है। बेसिकली वो आजकल जो भी क्रिएटिविटी है, जो चीजें हैं वो नहीं सिखाता है। वो विवेकानंद जी को वो जो है क्या कहते हैं अलग अलग जो भी थिंकर्स हैं गांधी जी के बारे में जो है वो उसके बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिर्फ सूचनाओं के संकलन की बात करते हैं। यही सारी बातें इस जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ में मेंशन है, और इसी के आधार पर आपको जो है अपने आंसर को क्या करना है, देना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लेसन व्हिच यंग चिल्ड्रंस आर बीइंग टॉट, यानी कि फिलहाल क्या किया जा रहा है आज के एजुकेशन सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि लेसंस ऑफ मटेरियल गेन, यानी कि केवल और केवल जो है ये भौतिकतावादी जो ज्ञान है उस पर फोकस है। मेटेरियलिस्टिक ज्ञान जो होता है, मेटेरियलिस्टिक जो नॉलेज होती है उसी पर आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, डिपेंड है। ओके, तो यानी कि लेसंस ऑफ मटेरियल गेन, ठीक है, सिर्फ भौतिकतावादी चीजों की तरफ हमारा फोकस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द आइडियम बैग एंड बैगिंग मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा विथ ऑल बिलोंगिंग्स। क्या हो जाएगा, विथ ऑल बिलोंगिंग्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। ए ऑल ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का जो इस पैराग्राफ के माध्यम से जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फोकस, यानी कि अभी फिलहाल मेन फोकस एजुकेशन सिस्टम का क्या है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। मेकिंग यंग चिल्ड्रन ए स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, केवल और केवल क्या है,
जो है बच्चों को सिर्फ सूचनाओं का संकलन करने की बात करता है और कुछ नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 दा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी हमने पढ़ा है, ये सारे टॉप में ये पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन है आपके पैराग्राफ में, आप देखिए आपको मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस उसकी करते रहिएगा। चलो आगे, व्हाट टास्क आर गिवन टू यंग चिल्ड्रन, टास्क क्या दिया जा रहा है आजकल बच्चों को प्रेजेंट टाइम में? तो ठीक, तो ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे कि कैरिंग हैवी लोड ऑफ बुक्स, यानी कि बहुत जो है भारी किताबों का लोड है उनके ऊपर, एंड क्रैमिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन देम। ठीक है, और जो है अलग अलग प्रकार की सूचनाएं जो है संग्रहित करने का जो है क्या कहते हैं, टास्क दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई समस्या इसमें आपको? चलो नेक्स्ट है, व्हिच बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन इज इग्नोर्ड, यानी कि बेसिक कौन सा ऐसा खास तत्व है जो अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम में क्या किया जा रहा है, इग्नोर कर दिया रहा है। पैराग्राफ में इस बात को लिखा गया कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसे इग्नोर किया जा रहा है, तो क्या इग्नोर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इग्नोर किया जा रहा है, यानी कि क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को क्या किया जा रहा है, अभी इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लग्जरियस लाइफ की फोकस की तरफ ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इंजीनियरिंग मेडिसिन की तरफ ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन क्या किया नहीं किया रहा है, क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को नहीं किया जा रहा है। जो हमारे थिंकर्स अच्छे हमारे सुधारक रहे उनके बारे में अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, तभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर, यानी कि इसका सही जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए जो शब्द दिए गए हैं, वह सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा इसका सही? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि टू टेक केयर, यानी कि ख्याल रखना है तरीके से, टू टेक केयर, है ना। ये हो जाएगा इसका सही मीनिंग, यानी कि लुक आफ्टर का मतलब टू टेक केयर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेजेस। ये करना है, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्प्ड, ठीक है, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्प्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, क्या होगा इसमें से? ये हो जाएगा आपका क्या, बोस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब बताना है आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो द सेंटेंस। तो आपके सामने दिया गया है कि हिज डॉट 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 वाज इनक्रिप्ट ऑन ए स्लैब ऑफ प्योर, क्या होगा इसमें से भाई साहब बताइए, ए बी सी डी में से क्या होगा सही उत्तर? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोच के बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एपिटैफ, यानी कि स्मृति लेख इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मृति लेख। क्या बोलेंगे इसको? स्मृति लेख इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि हिज एपिटैफ वाज इंस्क्राइब्ड ऑन ए स्लैब ऑफ प्योर, ये हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उपसंहार, उपसंहार बोलते हैं। और एपिग्राफ मींस क्या होता है बताओ फटाफट, एपिग्राफ मींस क्या होता है? उद्धरण। क्या? उद्धरण। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उद्धरण, उद्धरण। और एपिग्राम क्या हो जाएगा? सुभाषित सूक्ति। सुभाषित। ठीक, सुभाषित सूक्ति। ठीक है, हो गया। चलो और इसका क्या हो जाएगा? स्मृति लेख। तो ये इसको यहां पर रख दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एप्रोप्रिएट्स प्रीपोजिशन गिवन इन अल्टरनेटिव बिलो द सेंटेंस, यानी कि इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, तो ही हैज
पास्टेड द नोटिस द बोर्ड, बीच में क्या होगा, तो इसमें होगा, क्या हो जाएगा, ही हैज पास्टेड द नोटिस, क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा इसका, इसमें भरा जाएगा आपका भैया ऑन, क्या ऑन होगा, यानी कि ही हैज पास्टेड द नोटिस ऑन द बोर्ड, क्या नोटिस ऑन द बोर्ड, यानी कि इसमें से देखो कौन सा सही उत्तर होगा, तो ये बी वाला, यानी कि देखो ऑन, तो बी वाले से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ही हैज पास्टेड द नोटिस ऑन द बोर्ड। ओके, सही है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, which of the following alternatives the correct version of given sentences, फिर क्या है, the picture was hanged on the wall, तो इसका भैया hang की जगह पर क्या हो जाएगा, hanged की जगह पर हो जाएगा क्या, hung हो जाएगा, क्या हो जाएगा, hanged का क्या हो जाएगा, hung हो जाएगा। ग्रामर की नॉलेज आपके लोग की होगी बहुत ज्यादा, सॉरी, इसको ऐसे करो, HUNG, हंग, ठीक, हंग, तो हंग देखो कहां पर किया गया है, ये किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब 49 क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए और बताइए कि इसमें से क्या होगा, सही उत्तर होगा। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कैलेस्ट्रियल, कैलेस्ट्रियल क्या होगा, इसकी नियरेस्ट मीनिंग इसकी क्या होगी, आपको बताना है, इसमें से बताइए फटाफट सोच करके आप लोग इसकी मीनिंग क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जो हिंदी कैस्ट्रियल की होती है क्या होती है, दिव्य होती है, क्या होती है, दिव्य होती है, और नियरेस्ट इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हेवेनली हो जाएगी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खगोलीय। ठीक है, बाकी नहीं होगा, ठीक है, तो हेवेनली हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है, which of the following alternatives gives the correct form of indirect speech of the given sentences, oh God to do not put me the test sad, इसको आपको भैया कन्वर्ट करना है, और मैंने कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बट उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आई applied to God not to put me to the test, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सब कर लिएगा अच्छे से, ठीक है, मैं बस करा दे रहा हूं फटाफट, आंसर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो व्हिच मींस दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ये तो विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई साहब, पारदर्शी, अपारदर्शी पढ़ा नहीं पढ़ा है, तो अपारदर्शी यानी कि ओपेक्यू, यानी कि ये हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अपारदर्शी। ठीक है, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक, ध्यान रखिएगा। और अनसीन समझते होंगे, अनसीन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब आप जानते होंगे, सिंपल सी बात है, और ये है जो सी, इसकी हिंदी होती है साफ, क्या, साफ, ठीक है, अनसीन को पता होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है, चलो नेक्स्ट है, which the following alternative given the correct uses of the word secto snack, ये इसकी हिंदी क्या होगी, मतलब इसमें से ऑप्शन क्या होगा, पहले तो इसको आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग पवित्र, क्या, पवित्र। अब ऑप्शन दिए गए हैं आपके, he has seconded himself, या फिर आप देखेंगे सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, बी वाला पढ़ेंगे आप, सी वाला पढ़ेंगे और डी वाला पढ़ेंगे। तो अगर आप पूरे प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, अर्थात मिलिट्री मैन आर नो मोर सैक्रेनोस्नेक दैम एनी अदर क्लास, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट है, which one of the following alternatives gives the correct synonyms of the word prodigal, बताइए इसका क्या होगा सही, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आप लोग क्या करिएगा,
सही से तैयार कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से, नहीं तो नहीं आप जो है कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजूल खर्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिजूल खर्ची। क्या बोलते हैं? फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट। क्या? एक्स्ट्रावेगेंट। ये भी क्या होता है? ये भी खर्चीला होता है, समानार्थी एक तरीके से। क्या है? समानार्थी है। ठीक है, यानी कि खर्चीला, बहुत खर्चीला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस? ये भी आपको बताना है। तो मोहित आस्क्ड वेयर दे हैड पार्क्ड द कार, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका मोहित सैड वेयर डिड दे पार्क द कार, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आस्क्ड का क्या हो जाएगा? यहां पे सैड हो गया है। ठीक है, सैड। चलो आगे भी देखते हैं हम लोग। और इसमें से सी वाला ऑप्शन भी क्या हो सकता है? सही हो सकता है, यानी कि मोहित सैड वेयर हैज दे पार्क द कार। ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों सही हो सकता है। ठीक है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार आयोग में ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या ही किया जाए, इस पर माथापच्ची तो कुछ किया नहीं सकता है। लेकिन हर साल क्या होता है आयोग में 4, 5, 6 क्वेश्चन, सीसेट में तो नहीं के बराबर गलतियां हैं, लेकिन जीएस में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बहुत बार क्वेश्चन जो है गलत कर दिए जाते हैं। लेकिन ठीक है, क्या ही किया जाए। चलो नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव फ्रॉम, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो क्या है? देयर इज नथिंग बेटर देन एन एक्टिव लाइफ। अब आपको सही करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्हाट इज बेटर, यानी कि देयर इज नथिंग की जगह पर, यहां की जगह, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर हो जाएगा व्हाट इज बेटर देन एन एक्टिव लाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देयर इज नथिंग की जगह पर व्हाट इज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपैरेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस? यानी कि यू आर एज बिग फुल एज ए डंकी। अब आपको बताना है क्या इसमें से सही होगा। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका है सही हो जाएगा, यानी कि यू आर एज बिग एंड फुल एज डंकी। दैट मीन्स ए डंकी इज नॉट ए बिगर फूल देन यू। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, चलिए बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड? यानी कि करेज का क्या होगा अपोजिट? बताइए फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर। करेज मींस क्या होगा? अब करेज मींस क्या होता है? बेसिकली साहसी होता है। कहते हैं ना कि आप यार इतनी करेज आपके भीतर नहीं है, लग रहा है, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं, आपके अंदर इतनी करेज नहीं है, मतलब आप इतने साहसी नहीं है। तो साहसी का विलोम क्या होगा? साहसी का विलोम हो जाएगा आपका काउडेक्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कायरता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायरता। तो साहसी का अपोजिट कायरता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या? राइट। इसको कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है दोबारा फिर से पूछ ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग इनटू ए सिंपल सेंटेंस। द मोमेंट व्हिच इज लॉस्ट फॉर एवर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। बताना है इसमें से क्या होगा सही उत्तर आपका। बताइए फटाफट आप लोग। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? द मोमेंट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी तीनों नहीं होगा। ठीक है, ग्रामर वालों ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पिक आउट ऑफ
द वर्ड व्हिच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एनिमस क्या होगा भैया जी, इसका सही उत्तर फटाफट बताओ आप लोग। एनिमस में क्या होगा? एनिमस क्या होता है? वैर भाव। वैर भाव क्या होगा? ये वैर भाव। अरे भाई सब आगे चला गया तो वैर भाव, इसको क्या बोलेंगे? वैर भाव। अब बताओ आप लोग कि क्या होगा? अरे सब सही से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा राइटिंग से आप लोग। वैर भाव, ठीक। अब बताना, आप बताइएगा इसको सही उत्तर क्या होगा इसका। यानी कि पिक आउट ऑफ द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि एनिमस की जो नियरेस्ट मीनिंग है, यानी कि जो समानार्थी है वो क्या होगा? बैर भाव की जो समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका हॉस्टाइल फीलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गए हमारे कुछ क्या प्रश्न, और भी अच्छा भी और बचा है। ओके, नेक्स्ट है which part of speech has been used the underlined word the sentences the plane goes direct from London Houston without stopping। तो ये बेसिकली इसमें छूट गया है, लिखा नहीं सही से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब इज द राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, Which one of the following words has been spelled correctly, यानी कि इसमें से पूछा कि कौन सी स्पेलिंग इसकी सही है। टेम्परेचर की स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, क्या होती है टेम्परेचर की स्पेलिंग? टेम्परेचर की स्पेलिंग होती है TEMPER, TEMPERATURE, यही होती है टेम्परेचर स्पेलिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो तो TEMP नहीं होगा, TEM नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। TEMPARE ये भी नहीं होगा, TEMPERATURE बस हो गया। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ना दो शब्द जो है इंग्लिश में करेक्ट करने वाले पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है 5-5 मीनिंग 6-6 मीनिंग डेली तैयार करिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि भैया जी बीच में क्या होगा? फिल किया जाएगा। ही इज ... वन आइड मैन, क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ही इज ए, क्या? ही इज ए हो जाएगा, ही इज, और इसमें से क्या फिर ऑप्शन बन जाएगा? ए वाला, यानी कि ही इज ए वन आइड मैन, ए हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका ए ही होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है Which one of the following words has been spelled correctly, फिर से पूछा है कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी। देखो दो हो गए ना स्पेलिंग वाले। तो करेस्पॉन्डेंस, पत्राचार जिसको बोलते हैं, करेस्पॉन्डेंस की मीनिंग पूछा है। तो करेस्पॉन्डेंस की जो मीनिंग होती है वो होती है क्या? करेस्पॉन्डेंस की CORRESPONDENCE, ये होती है करेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार। तो अब देखो कौन सी सही है। तो CORRESPONDENCE नहीं होगा भाई साहब, गलत है, बीच में गलत हो गया। ESPONDENCE, ये देखो यहां पर, यानी कि आर सिंगल है। फिर CORRESPONDA हो गया, यहां पर नहीं होगा। CORRESPOND नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। CORR, ठीक है, देखो इसमें डबल आर था ही नहीं। CORRESPONDENCE बिल्कुल सही है। डी वाला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक, करेस्पॉन्डेंस, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है Which of the following sentences have the punctuation marks been used properly, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से कोई भी आपका, अगर आप पढ़ेंगे ग्रामर आपको आती होगी सही से चीजों को, तो आप पाएंगे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी नहीं सही है इसमें से, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका CSAT 2014 का, ठीक है। कुछ पीवाईक्यूज, इसको आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बस हमने जस्ट यहां पे कर लिया है। और इसको जहां जहां पर चीजें नोट डाउन करने वाली थी नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को, बस जितना मैं करा रहा हूं तो करिएगा।
इसका पेपर इसका जो सेकंड पार्ट है वो शिवम सर कराएंगे, यानी कि रीजनिंग और मैथ शिवम सर कराएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाकी जो मैंने हिंदी में कहा है कि समास और संधियां आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, तो आप जो है गलत नहीं करेंगे। देखो इंग्लिश आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत कठिन नहीं आ रही इंग्लिश, है ना, एक नॉर्मल इंग्लिश आ रही है। थोड़ा सा आप अगर आप नाउन के बारे में जानते होंगे, एडवर्ब के बारे में जानते होंगे, ठीक है, एडजेक्टिव जानते होंगे, ठीक है, स्पेलिंग्स अगर आपको सही से आते होंगे तो इंग्लिश वाले भी कर ले जाएंगे, ऐसा कोई खास नहीं है। इंग्लिश के पैराग्राफ भी बहुत टफ नहीं होते हैं, अगर आप ठीक से समझेंगे तो आप वो भी कर ले जाएंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें हो गई। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हम लोग 2015 के पीआईक्यूज को करेंगे और देखेंगे कि उसमें जो है क्या कुछ बेहतर है। ये 2014 वाला एक्चुअली थोड़ा सा टफ भी आया हुआ था, है ना, इसमें कॉम्प्रिहेंशन इसमें जो कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा टफ था, बट बाकी इजी आता है, इतना कोई टफ नहीं आता है। बट हाँ, अभी फिलहाल में यानी कि अगर आप पेपर 2022-23 का देखेंगे तो उसमें भी शीशा टफ आया हुआ है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या करना है। ओके, खैर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।